आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको ऐसे निबंध या जीएस2 में पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न, जातिगत जनगणना के मायने, लाभ या हानि, देश के लिए यह लाभदायक होगा या हानिकारक होगा। इसको लेकर के आज का जो टॉपिक है वो इस बार बीपीएससी के लिए मेरे समझ से अति महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि ऐसे में या जीएस2 में इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं। एक तरफ जहां भारत देश जाति विहीन समाज की संकल्पना करता है या जो आपका संविधान है कि जातिगत विहीन समाज की कल्पना कर रहा है, वहीं दूसरे तरफ जो है जातिगत जनगणना करवाना क्या यह उचित है या जाति के ढांचा को और भी आगे बढ़ाना या जातिगत भेदभाव को बढ़ाने का एक और प्रयास है। तो इसको लेकर के संपूर्ण चर्चा हम लोग यहाँ पे अभी करेंगे। और यह जो टॉपिक है वो इस वर्ष के लिए 68 के लिए हिट लिस्टेड टॉपिक में से एक है। तो सबसे पहले हम जब प्रश्न मेंस में लिखते हैं तो सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं। तो भूमिका में आप उसके हिस्ट्री, उसके बैकग्राउंड जो भी है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने जो लिखा है, देखिए आप हमसे बेहतर लिख सकते हैं और आप भी खुद भी लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना की शुरुआत हुई और आपको पता होगा कि 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना की शुरुआत की गई थी। और वह प्रक्रिया जो है अंग्रेज जो हमारा देश आजाद हुआ तब तक करते रहे और प्रत्येक 10 वर्ष पे जो है यह प्रक्रिया होती रही, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने 1931 तक जितनी भी जनगणना करवाई उसमें उन्होंने जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया था। ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेज जाति की जनगणना नहीं करते थे, जनगणना के साथ साथ उसमें जातिगत जनगणना भी वो करते थे। क्योंकि समाज में यह पता चलना बहुत जरूरी होता है कि किस जाति के या किस वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है। तो उसके आधार पर जो लोक कल्याणकारी जो कार्यक्रम है वो लागू करवाया जाता है, उस वर्ग के विशेष प्रावधान दिए जाते हैं, उस वर्ग को विशेष आरक्षण दिया जाता है। और ये जनगणना के आधार पर ही आप देखेंगे कि एसटी/एससी वर्ग को आरक्षण दिया गया, उनकी संख्या कितनी है उसके हिसाब से ही आरक्षण दिया गया। तो ऐसी बात नहीं है कि यह जातिगत जनगणना पूरे भारतीय इतिहास में पहली बार होने वाली है। इससे पहले भी जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले अंग्रेज के समय में यह जातिगत जनगणना की जाती थी और उसी के आधार पर जो है आगे चल करके एसटी/एससी का जो सीट आवंटन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ अब बात आती है कि अन्य जाति जो भी है ओबीसी, इनकी संख्या भी पता अगर चलता है कि 52% लगभग इनकी संख्या है, तो कहीं ना कहीं कोई डाटा आंकड़ा होगा, वो हो सकता है 1931 की जनसंख्या जो जनगणना है उसी का डाटा होगा। तो उसमें क्या अपडेशन हुआ, कितनी संख्या घटी या बढ़ी, तो ये भी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आरक्षण कहीं ना कहीं इसी पे डिपेंडेंट करता है। और इसी जनगणना के आधार पे ही आरक्षण, जैसे पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दी जा सकती, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए और यहाँ पे आरक्षण की बात की गई और वहां पे 50 से भी ज्यादा प्रतिशत बढ़ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अन्य जाति के लोग हैं ओबीसी, तो उनमें भी जो जनसंख्या की जो बात है कि वृद्धि हुई है, तो उसके हिसाब से इनको भी रिजर्वेशन दी जाए, तो आगे चल करके हो सकता है इसका रिजल्ट रिजर्वेशन में बदल जाए या कुछ भी हो। क्योंकि इस तरह का जब भी जनगणना होता है तो कहीं ना कहीं किसी विशेष वर्ग जो आबादी बाहुल्य है तो रिजर्वेशन वगैरह में यह मदद करता है यह डाटा। तो एक तरफ किसी वर्ग को यह फायदा भी पहुंचाएगा, तो हो सकता है दूसरी तरफ जो अगली जातियां हैं तो उनको नुकसान भी हो सकती है। लेकिन सरकार जो है यह प्रयास जरूर करेगी कि किसी भी जातिगत जो व्यवस्था है उसमें किसी जाति विशेष के बीच में ना नफरत फैले और ना ही इस तरह की बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, किंतु देश आजादी के बाद जब पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी तो उसमें केवल क्या हुआ था कि SC/ST से जुड़े लोगों की जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि उनके लिए क्या है आरक्षण है, विशेष प्रावधान है और जब तक पता नहीं चलेगा कितनी संख्या है तो उसके हिसाब से वो आरक्षण देना मुश्किल था, ठीक है।
क्योंकि विधानसभा लोकसभा में इनके लिए क्या होता है, रिजर्वेशन होता है एसटी एससी वर्ग के लिए। तो इसीलिए एसटी एससी वर्ग की काउंटिंग करना जरूरी था। ठीक है, उसके बाद से अभी तक जातिगत जनगणना तो नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय संविधान जनसंख्या को मानता है किंतु जाति या धर्म को नहीं मानता है। ठीक है, हालात तब बदले जब 1980 के दशक में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ जिनकी राजनीति पर आधारित थी। जिनकी राजनीति किस पे आधारित थी? जाति पर आधारित थी। ठीक है, देखिए पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने जातिगत जनगणना का वकालत किया था। जब कोई पार्टी विपक्ष में रहता है तो वो जातिगत जनगणना की बात करती है, जब वो पक्ष में आता है तो वो उसको नहीं मानता है, वो करवाना नहीं चाहती। तो ये देखने वाली बात है। 1980 में मंडल कमीशन ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन इसको 1990 में जाकर के लागू किया जा सका। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध भी प्रदर्शन किए थे। चूंकि जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ चुका था, इसलिए समय समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लग गए और 2010 में एक बड़ी संख्या में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की। तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार, ठीक है, सांसद सब जो है जातिगत जनगणना की मांग किया तो कांग्रेस सरकार इस पर राजी हो गई। और आगे चल करके आप देखेंगे कि 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई गई, लेकिन यह प्रक्रिया जो था, क्योंकि आंगनबाड़ी या जो स्वयं एनजीओ वगैरह को दिया गया तो वो लोग ठीक ढंग से इसका गणना नहीं कर पाए, जिस कारण से इसके डाटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन एक ओवरऑल आंकड़ा कुछ मतलब सरकार को मिला था किस जाति के लोग की संख्या कितनी है, लेकिन उसको जो है कह सकते हैं कि सार्वजनिक नहीं किया गया था उस डाटे को, क्योंकि उस डाटा में बहुत ज्यादा त्रुटि था। अगर डाटा सही होता तो जरूर उसको सार्वजनिक किया जाता। ठीक है, तो 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई गई, लेकिन प्रक्रिया में हासिल किए गए जाति से जुड़े आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। इसी तरह साल 2015 में कर्नाटक में भी जातिगत जनगणना करवाई गई, लेकिन इसमें हासिल किए गए आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। ठीक है, तो देखिए यह सरकार हो सकता है डाटा को सार्वजनिक ना करे, लेकिन अपने योजनाओं को बनाने में उस डाटा का वो प्रयोग करे, ये किया जा सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है, अगर सरकार चाहती है कि जातिगत भेदभावना नहीं बढ़े और इसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आए, तो सरकार हो सकता है कि यह जो है जातिगत जनगणना करवा करके इसको सार्वजनिक नहीं करेगी, बल्कि अपने लोक कल्याणकारी कार्यों में उस डाटा का प्रयोग करेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें लाभ और हानि, तो दोनों बात को आप लिखेंगे कि क्या क्या लाभ हो सकता है जातिगत जनगणना के। तो सबसे पहले जो लाभ होगा, देखिए जाति, आपका जो भारतीय समाज है वो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पे आधारित है। आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता से ही यह जो है वर्ण आधारित था, उसके बाद जन्म आधारित हो गया और जाति के रूप में यह परिवर्तित हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और वहीं से आप देखेंगे कि भारत में जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसमें जाति की महत्ता है। और वर्षों से जो आप सुन रहे होंगे पिछड़े या दलित अति पिछड़े वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी आरक्षण है, रिजर्वेशन है या जो छूट मिलती है तो इन वर्गों को दिया जाता है। तो जब तक वर्ग के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक इनको जो है जो छूट है, आरक्षण है, वो नहीं दिया जाएगा। तो जिस कारण से जो है जातिगत जनगणना एक तरफ पिछड़े अति पिछड़े वर्ग हैं उसको लाभ भी पहुंचा सकती है। देखिए इसके आधार पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के उन तबकों तक पहुंचाया जा सकेगा जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके सामाजिक आर्थिक उस जाति का क्या है, तो उसके आधार पर पिछड़ा वर्ग में रखा जाए, अति पिछड़ा में रखा जाए, चाहे दलित समाज में रखा जाए, यह तय सरकार करती है। इससे पता चलेगा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या और समाज में संसाधनों पर उनकी कितनी हिस्सेदारी, संख्या कितनी है और समाज में जो संसाधन है, कितने लोग सरकारी जॉब में हैं, कितने लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, उसके आधार पे वो ओबीसी ईबीसी में भी कैटेगरी में यहाँ पे बांट करके उसको रख सकती है। ठीक है, उसके बाद है इससे जाति के पिछड़ेपन का भी पता चल सकेगा, कौन सी जाति कितनी पिछड़ी हुई है। साथ ही उस वर्ग में शिक्षा, विकास, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकेगी। उस वर्ग की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा कहाँ तक है, सामाजिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब समाज में उनकी स्थिति क्या है। इससे क्या होगा, विशेष जाति के विकास की योजनाएं बनाने में आसानी होगी और वह विशेष जाति के लिए जो उस वर्ग से जुड़े लोग हैं तो उनको यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद इससे समाज में लोगों को अपनी जातिगत पहचान बनेगी। बहुत सारा जैसे समाज है जिसमें लोग जाति के बारे में नहीं जान रहे होते हैं, तो और बच्चे भी जो है उनके उसके बारे में नहीं जान रहे होते कि हम किस जाति के हैं। जब यह जनगणना होगा तो उससे पता चल जाएगा कि वह किस जाति समुदाय से है
और वह किस कैटेगरी में, फिर रिजर्वेशन के लिए वो जैसे ओबीसी है, ईबीसी। अभी क्या होता है कि बहुत सारी जाति हैं जिसका डाटा सरकार के पास भी सही ढंग से नहीं है कि वह ओबीसी वर्ग में आता है कि ईबीसी वर्ग में आता है या दलित है। तो उस केस में क्या होगा कि जातिगत जनगणना होगा तो उनको पहले से पता रहेगा, तो उस हिसाब से वो अपना सरकार भी जो है अपना जैसे कोई प्रमाण पत्र बनवाता है जातिगत, तो उसकी पुष्टि करने में सरकार को भी आसानी होगी। अभी तक आप गौर करेंगे कि भारत में ऐसा कोई भी जातिगत मतलब पुष्टि करने वाली कोई संस्था नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई कहता है कि हम इस जाति के हैं और मान के चलो वर्षों से शहर में रह गया है, तो उसका वेरिफिकेशन आखिर कैसे होगा कि यह किस जाति समुदाय का है, वास्तव में वो ओबीसी है या जनरल है या एसटी एससी है। तो हो सकता है लोग गलत जाति प्रमाण पत्र बना करके भी लाभ योजना का जो योजनाओं का लाभ है वो ले सकते हैं। तो सरकार के नजर में एक जो परिवार है उसके नाम जो पिताजी हैं, दादाजी हैं या जो भी है, तो उसका आंकड़ा रहना जरूरी है कि किस जाति समुदाय के हैं, जिससे कि उनको आगे रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, और जब जांच होगी जब प्रमाण पत्र का, तो वो सही से हो पाएगा। ठीक है, तो ये फायदा होगा। इससे समाज में लोगों को अपनी जातिगत पहचान बनेगी तथा साथ ही सरकार के नजर में वो लोग आ जाएंगे जिससे उसके जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि में सहायता मिलेगी। सभी जातियों की राजनीतिक पकड़ मजबूत होगी क्योंकि जनसंख्या के आधार पर उन्हें राजनीतिक पार्टी सीट दे सकती है। ठीक है, सभी जातियों की राजनीतिक पकड़ क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। जो जो उस मतलब किसी जाति विशेष का पता चल गया कि इसकी संख्या ज्यादा है, तो पार्टियां क्या करेगी कि उसके मतलब उस जाति के लोगों को सीट देगी, जिससे क्या होगा कि राजनीतिक पकड़ उस जाति का बढ़ेगा। और एक तरफ इसका हानि भी होगा कि अगर पता चल गया राजनीतिक पार्टी को इनकी जनसंख्या कम है इस जाति का, तो उसको वो सीट नहीं देगी और विधानसभा हो लोकसभा में, और उनकी क्या होगी, राजनीतिक पहुंच कमजोर हो सकती है। तो फायदा भी है एक तरफ, तो दूसरी तरफ नुकसान भी है। ठीक है, अब नुकसान में देखिए क्या क्या है। अल्पसंख्यक जाति अपनी जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब जिसको पता चल जाएगा कि हमारी संख्या कम है, तो वो हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है जो भी जनसंख्या वो बढ़ाने का प्रयास करेगी, जिससे भारत की अपने देश की जनसंख्या नीति पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो जो जनसंख्या जिस जाति की कम होगी, हो सकता है वो जनसंख्या नीति का पालन नहीं करे और अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहे। लेकिन अभी का युग जो है पढ़ा लिखा युग है, तो इस तरह का सोच होने की कम संभावना है। उसके बाद है जातिगत भेदभाव बढ़ने की संभावना है। ठीक है, अगर जाति पता चलता है तो जातिगत भेदभाव समाज में बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब तक बच्चे या जो भी है जातिगत नहीं जान रहे होते, तो तब तक वो सभी जाति के साथ घुलते मिलते हैं, और जब जाति में जब बट जाएंगे जातिगत, तो हो सकता है कि भेदभाव आपस में बढ़ सकता है। उसके बाद राजनीतिक पार्टियां जातिगत आधार पर नेतृत्वकर्ता चुनेंगे, जिससे योग्य नेता में कमी आएगी। और फिर क्या होगा, जिस जाति की आबादी ज्यादा होगी उस क्षेत्र में विधानसभा या लोकसभा में उसी प्रकार के उसी जाति से रिलेटेड नेता को ये लोग चुनेंगे, जिससे क्या होगा कि योग्य नेता जो दूसरे कास्ट के थे उनको मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नुकसान हो सकता है, योग्य नेतृत्वकर्ता का अभाव देखने को मिलेगा आगे चल करके। अल्पसंख्यक जातियों की राजनीतिक पहुंच में कमी होगी क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अल्पसंख्यक जाति के नेताओं को सीट आवंटन करने से क्या करेगी, परहेज करेगी। आरक्षण के रूपरेखा में बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है जो अभी आरक्षण 52% आबादी है, 27% है, तो हो सकता है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आरक्षण का आधार जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति होता है। तो इस प्रकार से देखिए इसके कुछ ड्रॉबैक है, कुछ अवगुण है, कुछ गुण है। तो ओवरऑल आप निष्कर्ष में ये लिखेंगे, तो जातिगत जनगणना सरकार करवा रही है तो इसमें कोई मतलब करवाना चाहिए, लेकिन जो जैसे ओबीसी, जैसे हम पहले से भी एससी एसटी और 1951 की जनगणना में भी एससी एसटी की काउंट किया गया था, उसी प्रकार से एक जाति ओबीसी बस करके इसका काउंट कर दिया जाए। और ओबीसी के नाम पे ये अगर करती है तो ये ओवरऑल, तो अंदर ओबीसी के अंदर कितनी जातियां हैं, उपजातियां हैं, तो उसमें विभेद नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा सरकार अगर करती है कि ओबीसी केवल ओबीसी काउंट कर लेना, एसटी एसटी काउंट कर लेना जनरल, तो फिर ज्यादा यहाँ पे समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जहां तक होगा कि लोक कल्याण कार्य करने में सरकार को आसानी ही होगी उस विशेष वर्ग के लिए। ठीक है,
तो निष्कर्ष में हमने जो लिखा है और आप भी अपने हिसाब से लिखेंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि जातिगत जनगणना के कुछ फायदे और नुकसान दोनों हैं, किंतु जातिगत जनगणना से यह अवश्य लाभ होगा कि जो वर्ग अल्पसंख्यक और कमजोर है उनके लिए सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लाकर या फिर उसे आरक्षण देकर समाज में बराबर लाने में सफल हो सकती है। ठीक है, अगर सरकार की मंशा अच्छी होगी तो यह जातिगत जनगणना यहाँ पर समाज के विकास में जो है सहायक होगा। अगर यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने की होगी तो वो हो सकता है कि समाज को तोड़ेगा और सामाजिक जो स्ट्रक्चर है उसमें बाधा डालेगा। ठीक है, तो ये अब डिपेंड करता है कि सरकार की जो जनगणना की जो ख्वाहिश है करवाने की, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मंशा है, ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जातिगत जनगणना पे निबंध लिख सकते हैं और अपने मन से भी बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड कीजिए। बहुत सारा जो भी जातिगत जनगणना से जुड़े सवाल हैं, ठीक है, उसको आप यहाँ पर लिखें और खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। और हमने इसको ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया कि इस तरीका से आप सबसे पहले जनगणना क्या है, कब से शुरुआत हुई, और जातिगत जनगणना कब तक हुई, कब से नहीं हुई, और अभी जातिगत जनगणना के पीछे क्या उद्देश्य है, तो वर्तमान तक इतिहास से जुड़ा हुआ हमने बता दिया। फिर उसके गुण और अवगुण, ठीक है, लाभ और दोष को हमने बता दिया, फिर लास्ट में निष्कर्ष निकाल दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको भी वहां मेंस में राइटिंग करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 69th के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। मात्र 2500 में आपको स्टूडेंट्स पूरा पेरी मेंस और इंटरव्यू तक हम आपके साथ रहते हैं, इसीलिए आप भरोसा कर सकते हैं। और 67th में भी आपने देखा होगा कि सारे वीडियो जो है PDF और जो भी बेंस का है वो हमने आपको प्रोवाइड किया था। तो उसी प्रकार से 68 में भी सारे टॉपिक को मैं कवर करवा रहा हूँ और हमारे द्वारा गेस्ट क्वेश्चन भी डाल दिया गया, उसको भी आप देख लें जिससे कि आपको एग्जाम में फायदा मिले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।